गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने देखा था ड्रिपिंग फ्लूइड एंड सीमेंटिंग सब्जेक्ट में देखा था कि ड्रिपिंग फ्लूइड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो है सीमेंटिंग। अब जो ऑयल एंड गैस वेल में ड्रिलिंग होती है उसके बाद अपन केसिंग करते हैं, देन अपना सीमेंटिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो सीमेंटिंग अपन क्यों करते हैं या उसका क्या फंक्शंस है, उसको क्यों करना रिक्वायर्ड है और वो कितने टाइप से और कैसे कैसे सीमेंटिंग होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि जो ऑयल वेल में सीमेंट है उसको क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है या उसका क्या रीजन है उसको यूज करने का। ठीक है, तो बेसिक फर्स्ट थिंग अपन पढ़ेंगे कि पर्पस या फंक्शंस क्या है सीमेंटिंग के, कि जो भी सीमेंट अपन वेल में कर रहे हैं ऑयल एंड गैस वेल में, उसमें उसका पर्पस क्या है करने का। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सीमेंट क्या है, एक मटेरियल है और प्राइमरीली अपन क्यों यूज करते हैं कि ये एज ए सील वर्क करता है बिटवीन द केसिंग एंड द फॉर्मेशन। ठीक है, केसिंग और जो आपका फॉर्मेशन है उसके बीच का जो गैप है उसके अंदर सीमेंट फिल करते हैं और वो सीमेंट क्या है, एक इम्परमेबल सीलिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हुआ, सीमेंट इज यूज प्राइमरली एज ए इम्परमेबल सील मटेरियल इन ऑयल एंड गैस वेल ड्रिलिंग। ठीक है, ऑयल एंड गैस वेल में जो सीमेंट यूज करते हैं एज ए सीलिंग मटेरियल आप यूज करते हो। ठीक है, इम्परमेबल मतलब उसके अंदर कोई भी परमेबल चैनल्स नहीं है, मतलब परमेबिलिटी थिंग होती है। पोरोसिटी में परमेबिलिटी भी अगर रिजर्वर में या पेट्रोलियम फ्लूइड में बात करते हैं तो पोरोसिटी आपका होता है कि किसी भी रोग का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। होल्डिंग कैपेसिटी मींस कि वो कोई भी फ्लूइड यानी कि ऑयल जो गैस है आपको उसको कितना होल्ड कर पा रहा है, कितना रख पा रहा है। ठीक है, और जो परमेबिलिटी होता है कि उस फ्लूइड को वो कितने अच्छे से ट्रांसमिट कर पा रहा है, उसमें कितने चैनल्स है उसके थ्रू वो फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, तो जो सीमेंट होता है वो इम्परमेबल होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसे चैनल्स या कोई भी ऐसी स्पेस नहीं होगी जिसके अंदर से कोई भी फ्लूइड फ्लो करके उसको पार करके निकल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज ए सील बिटवीन द केसिंग एंड द बोरहोल। मतलब जो आपका बोरहोल है, जो वेलबोर है, वो प्लस उसके केसिंग के बीच की जो स्पेस है, जो एनुलर स्पेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये वाला है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या अपन ने सीमेंटिंग करने में कहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि आपका बीच में प्रोडक्शन ट्यूबिंग है। ठीक है, फिर आपका ये प्रोडक्शन केसिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या है, जो ये वेलबोर था, इन दोनों के बीच की जो ये स्पेस है, ये वाला मटेरियल जो फिल किया था वो आपका सीमेंट है। ठीक है, ये अपन ने क्यों किया कि जो केसिंग है उसको प्रोडक्शन केसिंग और जो फॉर्मेशन है उसके बीच की स्पेस को फिल करके रखे। आगे फंक्शंस में देखेंगे कि ये इसको केसिंग को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और कोई भी फ्लूइड को यहाँ से अंदर आने में प्रिवेंट करेगा। फॉर्मेशन से कोई भी फ्लूइड ना तो वेलबोर में आ पाएगा ना वेलबोर से कोई भी फ्लूइड फॉर्मेशन में जा पाएगा। ठीक है, और अपन अब ऐसे हुआ कि अपन ने सील कर दिया है तो अपना जो ऑयल एंड गैस है वो कैसे वेलबोर में प्रोड्यूस होगा या प्रोडक्शन के टाइम वो कैसे आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे अपना प्रोडक्शन केसिंग है उसमें अपन परफोरेशन बनाते हैं, मतलब ये होल्स बनाते हैं। वो होल्स क्या करते हैं कि केसिंग मतलब जो पाइप है उसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट होंगे, फिर यहाँ पे ये सीमेंट है उसको उसमें भी होल क्रिएट होंगे और उसको थ्रू जाते हुए फॉर्मेशन पर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर परफोरेशन बनाएंगे कि वहाँ पर्टिकुलर स्पेस में से ऑयल एंड गैस वहाँ से आए। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके बाद की जो उसके अलावा जो स्पेस है उसको अपन ने सीमेंट से फिल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है। widely used as a seal between the casing and the borehole। जो borehole and casing की स्पेस है उसके बीच में सील की तरह वर्क करेगा एंड बॉन्डिंग द केसिंग टू द फॉर्मेशन। और केसिंग और फॉर्मेशन को बॉन्ड करके रखने का या उनको जो कॉम्पैक्ट वहाँ पे अच्छे से फिक्स करके रखने का काम भी करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ए बैरियर टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स फ्रॉम और इनटू द फॉर्मेशन। और उसके अलावा क्या करेगा कि जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो अगर वेलबोर में है तो वहां से फॉर्मेशन में नहीं जाए और अगर फॉर्मेशन का कोई भी फ्लूइड है वो वापस वेलबोर में नहीं आए, उसके लिए एक बैरियर की तरह वर्क करेगा, एक बैरियर या सील प्रोवाइड करेगा। या उसके अलावा फॉर्मेशन बिहाइंड द केसिंग एंड द फ्रॉम इनटू द सब्सिक्वेंट होल सेक्शन। मतलब यही है कि जो वेलबोर में से फ्लूइड है अपना, जैसे अपने ड्रिलिंग फ्लूइड की बात करते हैं तो वो अपना लॉस सर्कुलेशन या किसी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन में नहीं जाए, वो लॉस नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी फॉर्मेशन फ्लूइड है जो अपना ऑयल एंड गैस है जब अपन को रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर प्रोड्यूसिंग जोन से रिक्वायर्ड है वही अपना वेलबोर में आए। उसके अलावा अपन देखते हैं बहुत सी बार कि बॉर्डर जोन भी होते हैं
तो अपन नहीं चाहते कि वाटर प्रोड्यूस हो, तो वाटर जोन जो है वहाँ पे अपन सीमेंटिंग करके उसको बंद करते हैं, ताकि क्लोज कर देते हैं, ताकि वो वाटर है वो प्रोड्यूस होकर वेल में नहीं आए। ठीक है, ये उसका वर्क करेगा। उसके अलावा सीमेंट को अपन यूज कर सकते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रेमेडियल और रिपेयर वर्क ऑन द प्रोड्यूसिंग वेल्स। उसके अलावा बहुत बार अपन को वेल को रिपेयर करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी अपन सीमेंटिंग यूज करते हैं। ठीक है, it is also used to seal off the perforated casing when a producing zone start to produce large amounts of water or to repair the casing leak. उसके अलावा कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो अपन ने रिपेयर और रेमेडियल वर्क की बात करी कि सीमेंट को अपन प्रोड्यूसिंग वेल पे एज ए रेमेडियल वर्क अगर करना है तो वहाँ पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं कि बाई चांस जो अपने परफोरेशन है, जो अपन ने फ्लूइड को प्रोड्यूस करने के लिए जो परफोरेशन बना है उनमें से ऑयल एंड गैस अब कम आ रहा है और उससे ज्यादा अमाउंट में वाटर आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसमें जो परफोरेशन है उनमें क्या करते हैं सीमेंट फिल कर देते हैं, ताकि वहां से वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि जो केसिंग है उसके अंदर अगर कहीं पे लीक्स हो गए, ठीक है, तो उन लीक्स को भी अपन सीमेंट को यूज करके फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन थे कि सीमेंट को कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक सीमेंटिंग कैसे होता है, जो आपका ये कंडक्टर वाइट है उसके बाहर ये सीमेंटिंग है आपका, फिर आपका सरफेस केसिंग आता है, फिर उसके बाद सीमेंटिंग, फिर आपका प्रोडक्शन केसिंग। अगर नॉर्मल प्रेशर जोन है तो ये केसिंग्स होती है। ठीक है, अगर अबनॉर्मल प्रेशर जोन होता है तो उसमें फिर अपना इंटरमीडिएट केसिंग भी आता है। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग सीमेंट होती है, जितनी केसिंग होगी हर एक केसिंग के लिए आपका सीमेंटिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सीमेंटिंग के वर्क क्या है, जो फंक्शंस हैं, टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन फॉर्मेशन टू अनदर और फ्रॉम फॉर्मेशन टू द सरफेस थ्रू द एंगल्स बिटवीन द केसिंग एंड द बोरोल्स। ठीक है, उसके अलावा क्या कर रहा है कि एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में अपना फ्लूइड माइग्रेट नहीं करे, उसको प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा अगर ये जो केसिंग एंड ये जैसे यहाँ पे केसिंग है, आपने बोला कि ये अपना सरफेस केसिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका ये सरफेस केसिंग है ये और ये आपका प्रोडक्शन केसिंग है, अगर इसके बीच की स्पेस को अपन इस सीमेंट से फिल नहीं करते हैं तो फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से इस वेलबोर में नहीं आके वो यहाँ की जो एंगुलर स्पेस है इसमें से जाके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी प्रिवेंट करता है आपका सीमेंटिंग, जब अपन सीमेंट फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा टू सपोर्ट द केसिंग स्ट्रिंग स्पेशली सरफेस केसिंग। अब ये केसिंग स्ट्रिंग को कैसे सपोर्ट करेगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी उसमें पढ़ा होगा कि जो केसिंग होती है आपकी सरफेस केसिंग, उसके ऊपर अपन बीओपी और वेल हेड है अपना वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो बीओपी क्या होता है, ब्लॉक प्रिवेंटर। ठीक है, वाइल ड्रिलिंग अपन यूज करते हैं प्रेशर कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ब्लॉक का जो भी वेट है और जो वेल हेड है उसका वेट है वो सारा किस पे आएगा, आपका सरफेस केसिंग पे। ठीक है, तो सरफेस केसिंग को ये सीमेंट अगर करते हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको स्ट्रक्चरली वहाँ पे इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा कि वो वहाँ पे डैमेज नहीं हो या फिर वो उसमें कोई भी जैसे अपन ने डेंट आ गया या बेंट हो गई हो केसिंग। ठीक है, वो सब नहीं। उसके अलावा जो प्रोटेक्ट द केसिंग फ्रॉम द कोरोसिव फ्लूइड इनटू द फॉर्मेशन, उसके अलावा कोई भी कोरोसिव फ्लूइड है वो उसके केसिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अपन ने सीमेंट लगा दिया है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा प्रोवाइड द जोनल आइसोलेशन, मतलब पर्टिकुलर जोन को आइसोलेट करेगा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जोन से अगर फ्लूइड यूज करना है तो उसी को है, बाकी को अपन सीमेंट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट द एक्सियल लोड ऑफ द केसिंग स्ट्रिंग, जो एक्सियल लोड केसिंग पे लगेगा उसको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे स्ट्रक्चर अपने सरफेस केसिंग की बात करी थी उसके ऊपर जो लोड आ रहा था बीओपी वगैरह का, उसको सपोर्ट करेगा। अगर सीमेंट से सीमेंटिंग उसको सपोर्ट करेगा तो उस पर डायरेक्टली पूरा लोड नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड द केसिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोसिव फ्लूइड्स। उसके अलावा सपोर्ट द वेलबोर, ये वेलबोर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट द वाटर जोन। ठीक है, मतलब कि जो वाटर प्रोड्यूसिंग जोन है उनको अपन शट ऑफ कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, ताकि एक्सेसिव मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में अपना वाटर प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, तो ये थे बेसिक फंक्शंस ऑफ सीमेंटिंग या वेलबोर में अपन सीमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट। जो आप सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं अपन
मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में कि सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्केरियस एंड आर्जिलियस रॉक सच एज लाइमस्टोन क्ले एंड शेल। ये आर्जिलियस किसको बोलेंगे, कैल्केरियस किसको बोलेंगे, ये सब आपने जियोलॉजी में देखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे बना हुआ, लाइमस्टोन क्ले एंड शेल एंड अदर मटेरियल्स लाइक जिनमें अदर मटेरियल्स जिनमें हाई परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों रॉक हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में आप लाइमस्टोन और इन सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो भी ड्राई मटेरियल है जो अपन ने बोला कि शेल है, लाइमस्टोन है, या जिनमें हाई परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उनको अपन लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट में। देन वो ड्राई मटेरियल को अपन क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, और उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट proportion में मिक्स करके। ठीक है, देन द केमिकल कंपोजिशन इज डिटरमाइंड एंड एडजस्टेड इफ नेसेसरी। उसके बाद अपन लिखेंगे कि उनका जो केमिकल कंपोजिशन है क्या अपन को चाहिए उतना वैसा रिक्वायर्ड है कि लाइमस्टोन इतनी अमाउंट में चाहिए पर्टिकुलर परसेंट में, उतना है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपन वो प्रोपोर्शन चेक करके करेक्ट कर लेंगे। देन क्या करेंगे, वो जो मिक्सचर बना है उसको अपन बोलते हैं क्लीन फीड। क्लीन मतलब क्या होता है, आपका फर्नेस होता है, जो सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें बड़ी बड़ी फर्नेस लगी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लीन। अब क्या करेंगे, जो अपन ने ये मिक्सचर बनाया है उसको अपन क्या करेंगे, क्लीन में फीड करेंगे। क्लीन मतलब जो आपकी फर्नेस है उसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, उस मटेरियल को उसमें भेजेंगे फर्नेस में। तो ये क्या होगा कि जो क्लीन फीड है, जो ये मिक्सचर अपन ने लाइमस्टोन और उसका किया था पाउडर की फॉर्म में, उसको अपन क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, अराउंड 2600 टू 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होगा। वहां पे उस मटेरियल को अपन क्या करेंगे, फिल कर देंगे और वो उस फर्नेस में हीट होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी मटेरियल अपन को मिलेगा उसको अपन बोलेंगे क्लिंकर। मतलब छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट होकर, जो फाइन पाउडर था छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट होके वो फर्नेस के अंदर और फिर बाहर मिलेगा, उसको बोलते हैं अपन क्लिंकर। अब क्या होगा कि ये जो क्लिंकर है उनको अपन कूल डाउन करेंगे, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे थे, कूल डाउन करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, वापस उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको मिक्स करेंगे विद controlled amount of gypsum and other products to form a new product called the Portland cement। ठीक है, उससे आपका Portland cement प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब अपन चार्ट में देखें तो यहाँ पे कैल्केरियस था। ठीक है, दो पार्ट कैल्केरियस रॉक के होंगे। ठीक है, वन पार्ट होगा वो आर्जिलियस रॉक का होगा, जिसमें आपका लाइमस्टोन है, सीमेंट रॉक्स हो सकती है, चौक हो सकता है, ये सारे होंगे। उसके अलावा आर्जिलियस में क्ले होगी, शेल होगा। ठीक है, मड स्टोन होगा, ये सारी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने ग्राइंड किया प्लस हीट किया किसमें, क्लीन में। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, मतलब आपका फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 2600 टू 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आपका क्या बना, सीमेंट क्लिंकर बने। अब ये जो सीमेंट क्लिंकर बनते हैं उनमें कौन कौन से क्लिंकर बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आपका C3S, जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, जो एक मेजर कंपोनेंट होता है क्लिंकर का या सीमेंट का। ठीक है, C3S। फिर बनता है C2S, जिसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। एक बनता है C3A, जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एक बनता है C4AF, जिसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक है, फिर बोलते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें बनेगी आपकी जैसे सीमेंट क्लिंकर। ठीक है, जो आपने फर्नेस के अंदर हीट किया उसके बाद जो आपका मिक्सचर मिला है उसके अंदर ही ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन कंट्रोल्ड कूलिंग करेंगे। इनको अपन ने बोला कि कूल डाउन करेंगे, तो कूलिंग किया 2 सेकंड ग्राइंडिंग की। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस उसको ग्राइंड करेंगे पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, देन अपन 3 to 5% जिप्सम उसके अंदर ऐड करेंगे और या फिर कोई भी ब्लेंड ऑफ जिप्सम प्लस प्लास्टर उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और उससे आपका जो ब्लेंड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद जो आपको मिक्सचर मिलेगा वो होगा आपका पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट। ठीक है, तो ऐसे आपका सीमेंट का कंपोजिशन होगा और सीमेंट को ऐसे अपन प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली सीमेंट प्लांट में प्रोसीजर क्या होता है सीमेंट के बनने का। ठीक है, सो सीमेंट आपकी ऐसे फिल होती है, मतलब बनती है, मैन्युफैक्चर ऐसे होती है। उसके बाद अपन ने बोला कि ये जो जिप्सम ऐड कर रहे हैं, अब जो जिप्सम ऐड कर रहे हैं वो क्यों ऐड कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। Gypsum is added to control the setting and hardening properties of the cement slurry and to prevent the flash setting of the cement।
ठीक है। अब जो जिप्सम ऐड कर रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जिप्सम अपन सीमेंट में क्यों ऐड कर रहे हैं, वो क्या करेगा कि सीमेंट के जो सेट होने की प्रॉपर्टी है और वो कितनी जल्दी सेट होगी, ठीक है, और कितनी सीमेंट अपनी हार्ड होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए अपन उसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सीमेंट स्लरी की बात करते हैं अपन, आगे अपन टर्म यूज करेंगे सीमेंट स्लरी, ठीक है। अब सीमेंट स्लरी बेसिकली क्या होती है, सीमेंट स्लरी इज द मिक्सचर प्रोड्यूस्ड व्हेन ड्राई सीमेंट इज मिक्स्ड विद द वाटर। अब जो सीमेंट स्लरी है, जब भी आपको सीमेंट स्लरी वर्ड बोला जाएगा, इट मींस ये है कि वो सीमेंट का जो ड्राई पाउडर था उसके साथ उसको आपने वाटर के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है, एक पेस्ट बनाया है, उसको बोलते हैं सीमेंट स्लरी, ठीक है। ये था आपका कि सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होगी है, उसका क्या क्या कंपोजिशन होगा। उसके अलावा उसके अंदर अपन जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, उसके अलावा सीमेंट स्लरी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लासेस ऑफ सीमेंट। जो एपीआई है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग सीमेंट को उसने अलग अलग क्लासिफाई किया है। मतलब जो ऑयल एंड गैस वेल की सीमेंट है वो डिफरेंट होती है जो अपन बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं उससे, ठीक है। तो उसने जो एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जो हर चीज को पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट या पेट्रोलियम जो फील्ड्स हैं या पेट्रोलियम की जो चीजें हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है। तो उसने क्या किया है कि जो सीमेंट है उसको अलग अलग क्लासिफाई किया है, अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तो वो देखते हैं क्लासेस ऑफ सीमेंट। ऑयल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड टू एपीआई स्पेसिफिकेशन 10। जो ऑयल के लिए सीमेंट होती है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं अपन एपीआई में जो स्पेसिफिकेशन दिया है 10 नंबर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो एपीआई स्पेसिफिकेशन 10 एंड इज डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस ए टू एच। मतलब उसने एपीआई में 8 क्लासेस में डिवाइड किया है कि सीमेंट की 8 क्लासेस होगी, ठीक है। और वो क्लास ए से लेके क्लास एच तक डिवाइड किया है, ठीक है। फिर उसने बोला डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, वो उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसने उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्लास ए। क्लास ए क्या है, इट इज यूज्ड फ्रॉम सरफेस टू ए डेप्थ ऑफ 6000 फीट। अब जो क्लास ए सीमेंट है वो आप कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको सीमेंट करनी हो कहाँ से, सरफेस से लेके 6000 फीट तक अगर वेल की डेप्थ है या आपको इतनी डेप्थ तक सीमेंट यूज करनी है तो वो आप क्लास ए सीमेंट यूज करेंगे। और व्हेन स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं रिक्वायर्ड हो, सिंपल आपका जो क्लास ए सीमेंट है अगर आप उसको यूज करेंगे देन आपकी जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो 6000 फीट के लिए आप जो सीमेंट यूज करेंगे वो होगा आपका क्लास ए। और ये जो क्लास ए वो क्या होगी, सिमिलर टू एएसटीएम। एएसटीएम क्या है आपका, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। जो मटेरियल्स है उनको टेस्टिंग किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये सिमिलर क्लास सीमेंट की क्लास को अपन कंपेयर करें कि ये कौन सी क्लास में रखा जाएगा, तो ये आपका होगा टेस्टिंग मटेरियल टाइप ए क्लास। इसको क्लास ए बोलते हैं या टाइप फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका है क्लास बी सीमेंट। क्लास बी सीमेंट कहाँ पे यूज करेंगे अपन, इट इज यूज्ड फ्रॉम सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ 6000 फीट। सेम डेप्थ क्लास ए और क्लास बी दोनों एक ही सेम डेप्थ के लिए यूज किया जाता है कि सरफेस से लेके 6000 फीट तक, ठीक है। बट अगर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है, ठीक है। मॉडरेट टू हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड सिमिलर टू ASTM टाइप सेकंड एंड हैज अ लोअर C3A कंटेंट देन क्लास A। अब जो अपन ने क्लिंकर की बात करी थी, अब क्लास ए में अपन ने बोला कि कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है अपन को, ठीक है, कि सीमेंट के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो अगर अपन को रिक्वायर्ड नहीं है तब अपन यूज कर रहे हैं क्लास ए। क्लास बी में क्या है कि मॉडरेट टू हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है। बहुत सी बार क्या होता है कि जब अपन फॉर्मेशन ड्रिल करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, सल्फेट या सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो सल्फर क्या करता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है और केसिंग्स वगैरह को कोरोजन करता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो सीमेंट है क्लास बी वो क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर्टी होगी कि वो मॉडरेट टू हाई, मतलब मॉडरेट से लेके हाई जो सल्फर होगा या सल्फेट होगा उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखेगा, वो उसको केसिंग को प्रोटेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर सल्फर की अटैक से, ठीक है, ताकि वो कोरोजन की वजह से केसिंग आपका खराब नहीं हो, ठीक है। देन क्लास बी रिक्वायर्ड होगा आपका। और इसके अंदर क्या होगा
कि जो क्लिंकर की बात करी थी अपन ने कि C3 एक क्लिंकर बनता है, C3S बनता है, C2S बनता है, तो इसमें जो C3S कंटेंट होता है क्लास बी में वो क्लास ए की कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास सी सीमेंट। क्लास सी सीमेंट है, इसको यूज करते हैं अपन फ्रॉम सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ 6000 फीट व्हेन कंडीशंस रिक्वायर अर्ली स्ट्रेंथ। मतलब अब जो डेप्थ है वो तीनों की सेम है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी की, ठीक है। क्लास बी को कहाँ पे यूज करेंगे, जब अपन को सल्फेट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा जो क्लास सी है वो यूज तो होती है सरफेस से लेके 6000 फीट की डेप्थ तक, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जब अपन को कंडीशंस क्या रिक्वायर हो, अर्ली स्ट्रेंथ मतलब अपनी सीमेंट है वो जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अपन को चाहिए, तब अपन इसको यूज करेंगे। और ये क्या होगी, अवेलेबल इन ऑल 3 डिग्रीज ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस एंड इज रफली इक्विवेलेंट टू ASTM टाइप 3, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सल्फेट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये लो सरफेस रेजिस्टेंस, मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस एंड हाई सल्फेट रेजिस्टेंस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके अलावा टू अचीव हाई अर्ली स्ट्रेंथ द C3S कंटेंट एंड द सरफेस एरिया आर रिलेटिवली हाई। अब जो क्लास सी है उसमें क्या डिफरेंस है कि अर्ली स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, मतलब वो जल्दी से सेट हो जाए, उसके लिए क्या है, जो C3S कंटेंट है वो ज्यादा होगा। उसके अलावा जो सरफेस एरिया है इस पर्टिकुलर सीमेंट का वो रिलेटिवली हाई होगा कंपेयर टू क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। ये था क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। नेक्स्ट आप देखते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास, वो है आपकी क्लास डी सीमेंट। अब क्लास जो डी सीमेंट है वो कहाँ पे यूज होगी, इट इज यूज्ड फ्रॉम 6000 फीट टू 10000 फीट। ये कहाँ पे यूज होगी, जब वेल की डेप्थ आपकी 6000 फीट से 10000 फीट के लिए आपको सीमेंटिंग करनी है वेल में, ठीक है। तब अंडर कंडीशंस ऑफ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो आपका लो नहीं है, मॉडरेटली हाई है, वहाँ पे यूज करेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर वेल में, वहाँ पे यूज करेंगे। इट इज अवेलेबल इन MSR मतलब मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस एंड हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, दोनों में अवेलेबल होगा कि इसका सल्फेट के लिए रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट कंडीशंस के लिए भी है और हाई रेजिस्टेंस भी है, हाई सल्फेट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। फिर क्लास ई की बात करते हैं, वो यूज होती है फ्रॉम 10000 फीट टू 14000 फीट अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब अपन इतनी ज्यादा डेप्थ पे जाते हैं, ठीक है, तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, धीरे धीरे मतलब उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है, या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से वो सीमेंट जल्दी सेट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सीमेंट यूज करेंगे वो क्लास ई होगी कि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी कि वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की कंडीशन में अच्छे से वर्क करे, अच्छे से सेट हो वहाँ पे, ठीक है। तो यूज करते हैं अपन 10000 फीट से 14000 फीट के लिए, और ये भी अवेलेबल होती है मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस है हाई सल्फेट रेजिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास है आपका क्लास एफ। ये यूज होता है आपका फ्रॉम 10000 फीट टू 16000 फीट डेप्थ अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो क्लास एफ क्लास है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करेंगे अपन क्लास एफ, और ये भी अवेलेबल है किसमें, मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस एंड हाई सल्फेट रेजिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास जी एंड क्लास एच। ये दोनों क्लासेस सिमिलर होती है, अपन देख लेंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो क्लास जी और एच है, जनरली कहाँ पे यूज होगी, यूज एज ए बेसिक वेल सीमेंट फ्रॉम सरफेस टू 8000 फीट। ये जनरली जो यूज होती है वो सीमेंट आपकी क्लास जी और क्लास एच सीमेंट होती है, जो जनरली अपन किसी भी ऑयल वेल में यूज करते हैं वो, ठीक है। वो होती है सरफेस टू 8000 फीट के लिए, is manufactured or can be used with accelerator and retarders to cover a wide range of well depth and temperature, ठीक है। अपन पढ़ेंगे एक्सीलरेटर क्या होते हैं और रिटार्डर क्या होते हैं। उनको क्या होता है, बेसिकली एडिटिव्स के साथ इस सीमेंट को मिक्स करके आप यूज कर सकते हो अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर की रेंज के लिए, ठीक है। मतलब ये सीमेंट काफी फ्लेक्सिबल है, इस सीमेंट को आप यूज कर सकते हो अलग अलग एडिटिव्स को मिक्स करके अलग अलग प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नो एडिशंस अदर देन कैल्शियम सल्फेट और
be interground or blended with the clinker during manufacture of the class G and H well cements. अब इसके लिए उसके अलावा अपन और क्या चीजें कर सकते हैं क्लास G और H सीमेंट के साथ कि अपन कैल्शियम सल्फेट या फिर वाटर या फिर दोनों को मिक्सिंग कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन बोथ मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस एंड हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, दोनों में अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में वो क्या है, the principal difference between these two classes that class H is significantly coarser than class G। मतलब जो class H है coarser मतलब उसकी जो साइज है वो कंपेयर टू पार्टिकल्स की साइज है वो कंपेयर टू G क्लास ज्यादा है, coarser मतलब थोड़ी बड़ी साइज है उसकी क्लास H सीमेंट की, ठीक है, और क्लास G की उससे थोड़ी छोटी है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका क्लास G और क्लास H सीमेंट, ठीक है। तो ये था बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ द सीमेंट की, कौन कौन सी सीमेंट की क्लासेस होती हैं और कौन सी डेप्थ और किस प्रेशर और टेम्परेचर के लिए आप कौन सी क्लास ऑफ सीमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंटिंग एडिटिव्स। जैसे हमने ड्रिलिंग फ्लूइड में एडिटिव्स पढ़े थे, उनका क्या वर्क था कि कुछ स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए अपन कुछ और केमिकल एडिटिव्स ऐड कर रहे थे, कुछ केमिकल्स ऐड कर रहे थे ताकि जो बेसिक अपना जो नीड था उसको फुलफिल करें, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस अपन को रिक्वायरमेंट थी जो स्पेशल उसको फुलफिल करे, तो वो उसको फुलफिल करने के लिए अपन ने कुछ केमिकल्स ऐड किए थे, ठीक है। सेम वैसे सीमेंटिंग में क्या करेंगे, एडिशनल केमिकल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्लरी डेंसिटी। मतलब स्लरी की बात करें मतलब आपका मिक्सचर है, जो ड्राई सीमेंट का पाउडर है प्लस वाटर, इन दोनों का जो मिक्सचर बना है उसी को अपन सीमेंट स्लरी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लरी में एडिशनल कुछ अपन को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या है कि जो कंट्रोल करें स्लरी की डेंसिटी को, ठीक है। उसके अलावा रियोलॉजी को, जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी भी लिक्विड के फ्लो, मतलब उसके फ्लो में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद द चेंजेस इन द उसके ऊपर क्या फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर अपन किसी पे शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करें तो उसकी शियर रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसकी रियोलॉजी में कंट्रोल करे, उसके अलावा फ्लूइड लॉस में हेल्प करे कि फ्लूइड लॉस नहीं हो, ठीक है। और टू प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड स्लरी प्रॉपर्टीज, और अपन चाहते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर स्लरी से अपन को मिले, तो उसके लिए अपन कुछ एडिशनल केमिकल्स ऐड करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एडिटिव्स। उसके बाद एडिटिव्स क्या करते हैं, एडिटिव्स मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द सीमेंट स्लरी allowing cement placement under a wide range of downhole conditions। मतलब downhole condition मतलब क्या है, जो वेल बोर में कंडीशंस है उसको डाउनहोल कंडीशंस बोलते हैं। मतलब प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एडिटिव क्या करता है कि जो भी स्लरी का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल कि वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है और मेरे को सीमेंट अगर सेट करना है तो मैं चाहती हूँ कि वो सीमेंट, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जैसे ही आप स्लरी को डाउन करोगे उसका वाटर क्या होगा, वाटर कंटेंट जल्दी से मतलब वो हीट की वजह से स्टीम बन के भाप बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो सीमेंट क्या होगी, बीच में ही कहीं पे सेट हो जाएगी, जहाँ पे मुझे एक्चुअली सेट करनी है वहाँ पे सेट होने से पहले जिस टाइम वो पहुँचने में जितना टाइम लगी उतने टाइम में अगर सेट हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे या जिस जगह पे उसको पहुँचना वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रही, उससे पहले सेट हो गई, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि सीमेंट को पर्टिकुलरली वहाँ पहुँच के ही सेट हो, ठीक है। मतलब उसकी जो सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है अपन, ठीक है। तो उसके लिए अपन को कुछ एडिटिव वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, स्लरी का जो एक्चुअल बिहेवियर था वो क्या होगा, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जो पर्टिकुलर पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा अपना, ठीक है। देयर आर मेनी एडिटिव्स अवेलेबल फॉर दिस सीमेंट एंड दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एडिटिव्स हैं वो अवेलेबल है सीमेंटिंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट है आपका एक्सीलरेटर्स, ठीक है। एक्सीलरेटर से नाम भी पता चल रहा है कि किसी भी चीज को एक्सीलरेट करना मतलब एकदम से स्पीड को तेज करना, ठीक है। अब क्या हुआ इसका मतलब, केमिकल्स व्हिच रिड्यूस द थिकनिंग टाइम ऑफ ए स्लरी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। इट मींस क्या होगा कि ऐसे केमिकल्स होंगे
जो कि सीमेंट को जल्दी से सेट करने का काम करेंगे। ठीक है, कि अपन चाहते हैं कि सीमेंट जल्दी से सेट हो जाए, वो उसको काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो थिकनिंग टाइम है, जो उसका टाइमिंग है जिसमें वो सेट हो रही है, थिक हो रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर वो सेट होने में अगर 10 मिनट ले रही है, अपन चाहते हैं कि वो 5 मिनट में सेट हो, ठीक है, तो अपन अगर उसके अंदर एसिलेटर डालेंगे तो वो उसका जो थिकनिंग टाइम 10 मिनट्स था उसको रिड्यूस करके 5 मिनट में कर देगी। ठीक है, they are usually used in conductor or surface casing to reduce the wetting on cement time. ये जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, ये वाले एडिटिव्स, जहाँ जब अपन कंडक्टर केसिंग और सरफेस केसिंग के वहां पे सीमेंटिंग करते हैं। ठीक है, ताकि अपन को सीमेंट को सेट होने के लिए जो टाइम देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, सीमेंट को सेट होने के लिए उतना टाइम देना पड़ता है, वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर कौन कौन से एसिलेटर हैं, जो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो एज ए एसिलेटर वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपका है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सी वाटर आर कॉमनली यूज एज एसिलेटर्स। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एज ए एसिलेटर यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिटार्डर। रिटार्डर मतलब कोई भी चीज को डिले करना। ठीक है, रिटार्डर मतलब chemicals which retard the setting time, extend the thickening of the slurry to aid the cement placement before it hardens। ठीक है, इट मींस क्या कर रहा है कि ये सीमेंट का जो थिकनिंग टाइम है उसको और इंक्रीज कर रहा है। कैसे? मैं चाहती थी कि जो मेरा सीमेंट है वो 10 मिनट में सेट हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ वो 15 मिनट में सेट हो। ठीक है, तो मैं वो एक्स्ट्रा के 5 मिनट है वो कैसे एक्सटेंड करूंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट बाद में सेट हो, ना कि 10 मिनट में सेट हो, जबकि एक्चुअल में वो 10 मिनट में सेट होती है। ठीक है, तो अगर आपने उसमें रिटार्डर डाला है तो वो उसके थिकनिंग टाइम को क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो वो थिक होने में और टाइम लेगी, सेट होने में और टाइम लेगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका रिटार्डर। These additives are usually added to counter the effects of high temperature. ये जनरली कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाती है। ठीक है, और एकदम से अगर क्विक सेटिंग होती है सीमेंट की तो बहुत सी बार उसमें क्रैक्स रह जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम को एक्सटेंड करने के लिए जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, उस टेम्परेचर के इफेक्ट को काउंटर कर सके, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रिटार्डर ऐड करते हैं, ताकि उसका जो थिकनिंग टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका these are used in cement slurries for intermediate and production casing. ये जनरली कहाँ पे यूज करते हैं अपन, जहाँ पे इंटरमीडिएट केसिंग की सीमेंटिंग करनी हो या फिर प्रोडक्शन केसिंग की सीमेंटिंग करनी हो, क्योंकि प्रोडक्शन केसिंग है वो आपका सबसे लास्ट केसिंग होगा। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या होगा, एकदम बॉटम पे होगा, वेल के बॉटम पे, तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए सीमेंट आपका जल्दी से सेट हो जाता है। तो अपन चाहते हैं कि उसका जो सेट होने का टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सेट होने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई वहाँ पे यूज होगा रिटार्डर। उसके अलावा प्रोडक्शन केसिंग या फिर कहीं पे स्क्वीज एंड सीमेंट प्लग्स एंड हाई टेम्परेचर वेल है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वीज सीमेंटिंग क्या होगी या सीमेंट प्लग्स क्या होंगे, वो अपन नेक्स्ट अपने आएगा कोर्स में कि सीमेंटिंग जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी होती है, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, टिपिकल रिटार्डर कौन कौन से होते हैं, वो है आपका शुगर है, लिग्नोसल्फोनेट्स है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स, ये सारे वो ऐसे रिटार्डर वर्क करेंगे अगर आप सीमेंट में सीमेंटिंग एडिटिव्स की तरह ऐड करेंगे तो। ठीक है, रिटार्डर्स वर्क मेनली बाय adsorption on the cement surface to inhibit the contact with the water and elongate the hydration process. अब जो रिटार्डर है उसका प्रोसीजर क्या है, वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि सीमेंट की सरफेस पे एक लेयर बना देता है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि जो सीमेंट एंड वाटर के कांटेक्ट होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि इलोंगेट द हाइड्रेशन प्रोसेस, जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको इलोंगेट कर देता है। और उसके अलावा ऑल्दो देयर आर अदर केमिकल्स अदर केमिकल मैकेनिज्म आल्सो इन्वॉल्व, उसके अलावा कुछ और भी केमिकल मैकेनिज्म वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंडर्स या फिर डेंसिफायर्स भी बोलते हैं इनको। इनका क्या है, मटेरियल्स व्हिच लोअर द slurry density and increase the yield to allow the weak formation to be cemented without being fractured or by the cement column। ठीक है, एक्सटेंडर क्या करते हैं कि जो सीमेंट की स्लरी है उसकी डेंसिटी को कम करने का या रिड्यूस करने
का काम करते हैं, ठीक है। और सीमेंट की अगर डेंसिटी रिड्यूस हुई तो उसकी वजह से सीमेंट का जो यील्ड मतलब जो अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा कि जो भी अगर सीमेंटिंग जो सीमेंट का कॉलम है, जैसे अपन ने बोला कि मड का कॉलम होता है, उसकी वजह से आपका मतलब जो मड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो फॉर्मेशन के प्रेशर को एक्सीड करे और फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करके उसके अंदर फ्लूइड चला जाए, ठीक है। तो सेम सीमेंट के साथ होता है। तो इसकी डेंसिटी को अपन क्या करते हैं कि अगर बहुत लार्ज कॉलम है सीमेंट का तो वो भी कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, उसकी वजह से फॉर्मेशन क्या आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अपन चाहते हैं कि सीमेंट की स्लरी की डेंसिटी है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, ताकि बहुत लॉन्ग कॉलम है अगर डेंसिटी कम होगी तो कॉलम लॉन्ग होगा, फिर भी उतना प्रेशर अप्लाई नहीं होगा और जो फॉर्मेशन है उसको विदाउट फ्रैक्चर किए अपन आराम से सीमेंटिंग कर सकें, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडर क्या है आपका, वाटर हो सकता है, बेंटोनाइट है, सोडियम सिलिकेट है, उसके अलावा ग्लिसोनाइट है, एक्सपेंडेड परलाइट है, नाइट्रोजन है, या फिर सिरेमिक माइक्रोस्फीयर्स है, ठीक है। तो ये सारे एज ए एक्सटेंडर मतलब डेंसिटी कम करने का या रिड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है आपका वेइंग एजेंट्स, उसमें क्या है, मटेरियल व्हिच इंक्रीज द स्लरी डेंसिटी इंक्लूडिंग फेराइट एंड हेमेटाइट। जैसे अपन ने ड्रिलिंग फ्लूइड में देखा कि अगर डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो अपन वेटिंग मटेरियल डाल सकते हैं। तो वेटिंग मटेरियल आपका क्या होता है कि जो डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और उसमें अपन ने देखा था कि फेराइट है, हेमेटाइट है, ये सारे आप यूज कर सकते हैं सीमेंट स्लरी में भी उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सेंट। डिस्पर्सेंट क्या करेगा, केमिकल्स व्हिच लोअर द स्लरी विस्कोसिटी। ये क्या करेगा, स्लरी की डेंसिटी जो विस्कोसिटी है उसको लोअर करने का काम करेगा। इट में आल्सो इंक्रीज फ्री वाटर बाय डिस्पर्सिंग द सॉलिड इन द सीमेंट स्लरी। इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनको डिस्पर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसकी वजह से जो फ्री वाटर है, ठीक है, वो कंटेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Dispersants are solutions of the negatively charged polymer molecules that attach themselves to the positively charged side of the hydrated cement grains. ठीक है, डिस्पर्सेंट क्या होते हैं, जनरली नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर होते हैं और वो जनरली अटैच किसको करेंगे, उसको जो पॉजिटिवली चार्ज साइड है किसकी, जो सीमेंट ग्रेन्स है उन पे पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ तो अटैच करेंगे, तो जो आपका वाटर का कंटेंट था वो आपका फ्री हो जाएगा जो पहले सीमेंट ग्रेन्स के साथ ऐड था, ठीक है। The result is an increased negative on the hydrating cement grains, resulting in greater repulsive forces and particle क्या होंगे, डिस्पर्स फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये सीमेंट ग्रेन्स पे अगर ये डिस्पर्सेंट है वो वहाँ पे जाके क्या होंगे, नेगेटिव 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 हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा और सेम चार्ज अपन को पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा और डिस्पर्सन होने से उसकी विस्कोसिटी आपकी लोअर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड लॉस एडिटिव्स। फ्लूइड लॉस एडिटिव जनरली वहां पे यूज करते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड लॉसेस फ्रॉम द सीमेंट स्लरी टू द फॉर्मेशन कैन अफेक्ट द करेक्ट सेटिंग ऑफ द सीमेंट। अगर सीमेंट में अपन ने स्लरी मिक्सिंग करी है उसके अंदर वाटर कंटेंट है, वो अगर बहुत ज्यादा लॉस हो गया फॉर्मेशन में तो बाकी क्या रहेगा आपका सीमेंट, और उसकी वजह से जो करेक्टली सीमेंट को सेट होना था उसको इफेक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस एडिटिव्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्लरी डिहाइड्रेशन। जो स्लरी का डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन फ्लूइड लॉस एडिटिव्स यूज करते हैं एंड रिड्यूस द फ्लूइड लॉस टू द फॉर्मेशन। और जो फ्लूइड लॉस हो रहा है आपका फॉर्मेशन में उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसमें अपन यूज कर सकते हैं केटाइनिक पॉलीमर्स, नॉन एनायनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स, एनायनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स को। तो ये थे आपके फ्लूइड लॉस एडिटिव्स। नेक्स्ट है आपका लॉस सर्कुलेशन कंट्रोल एजेंट्स। लॉस सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए मटेरियल्स व्हिच कंट्रोल द लॉस ऑफ द सीमेंट स्लरी टू द वीक और फ्रैक्चर्ड फॉर्मेशन। अपन जो फ्रैक्चर्ड एंड वीक फॉर्मेशन है उसमें अगर स्लरी लॉस हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मटेरियल्स अपन यूज करेंगे उसको बोलेंगे अपन लॉस सर्कुलेशन कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, या फिर एडिटिव्स। तो ये होते हैं आपके एडिटिव्स सीमेंटिंग के लिए। उसके अलावा होता है आपका नेक्स्ट है स्ट्रेंथ रेट्रोग्रेशन। स्ट्रेंथ रेट्रोग्रेशन क्या होता है, एट हाई टेंपरेचर्स अबाउट 230 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल सीमेंट डेवलप हाई परमेबिलिटी एंड रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ। अगर बहुत ज्यादा टेंपरेचर होगा 230 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, तब क्या होता है, जो नॉर्मल सीमेंट होती है वो आपकी क्या होती है कि उसके अंदर परमेबिलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अपन ने
बोला कि वो सीमेंट क्या होनी चाहिए, इम्परमेबल स्टील की तरह काम करती है, ठीक है। इम्परमेबल मतलब उसके अंदर कोई भी परमेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड को पास करने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो उसके अंदर परमेबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वो फ्लूइड को पास करेगा और अपन नहीं चाहते फ्लूइड वहां से पास हो, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करते हैं, उसके लिए अपन अगर ऐड करते हैं 30 to 40% बाय वेट ऑफ द सीमेंट, सिलिका फ्लोर अगर ऐड करते हैं वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी फॉर द स्ट्रेंथ रिडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द परमेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर अपन ने सिलिका फ्लोर ऐड करते हैं 30 to 40%, जो भी सीमेंट का वेट है उसके वेट का 30 to 40% अगर सिलिका फ्लोर ऐड करते हैं तो वो क्या करेगी, हाई टेम्परेचर पे जो स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो रहा था और उसके अलावा जो परमेबिलिटी डेवलप हो रही थी उसको रिड्यूस कर देगा या उसको कम कर देगा। वो होते हैं आपके स्ट्रेंथ रेटोग्रेशन एडिटिव्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी एजेंट मतलब ये एडिटिव्स आप यूज कर सकते हैं, वो होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट या फिर फाइबर या फिर लेटेक्स वगैरह, ठीक है। तो ये थे आपके सीमेंटिंग एडिटिव्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने बेसिकली देखा कि सीमेंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, उसके अलावा सीमेंट की क्लासेस क्या है, कितने टाइप की क्लासेस होती है सीमेंट की अकॉर्डिंग टू एपीआई, ठीक है। उसके अलावा अपन ने देखा कि सीमेंटिंग एडिटिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो सीमेंटिंग टेक्निक्स है उसमें प्राइमरी सीमेंटिंग है, स्प्लिट सीमेंटिंग है, वो कैसे होती है, सीमेंट को कैसे वेल में अपन प्लेस करते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।